जादुई काले हंस के पंख। आज से सदियों पहले विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक गुप्त झील थी, नीलमणि झील। इस झील का पानी रात में नीले रंग का चमकता था और इसी झील के किनारे रहता था विक्रम, एक ऐसा बांसुरी वादक जिसकी धुन में बहते हुए पानी को रोकने और रोते हुए बच्चे को हंसाने की ताकत थी। लेकिन कला अक्सर गरीबी की बेड़ियों में ही जकड़ी होती है। धुंध छटती है। विक्रम एक चट्टान पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा संतोष है। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और एक बड़ा चमकीला काला हंस छटपटाता हुआ झील के किनारे गिरता है। उसके दाहिने पंख से खून बह रहा है। अरे, ये कैसा पक्षी है? इतना विशाल, और इसके पंख जैसे आधी रात का अंधकार समेटे हुए हों। ओहो, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विक्रम अपनी पोटली से कुछ जड़ी बूटियां निकालता है, उन्हें पत्थर से पीसता है और हंस के घाव पर लगाता है। वो अपने अंगोछे से उसका घाव बांध देता है। हंस शांत हो जाता है और अपनी मखमली आंखें खोलता है। आह, तुम्हारी उंगलियों में अजीब सा जादू है युवक। तुम्हारी दवा से ज्यादा तुम्हारी करुणा ने मेरी मदद की है। मेरे दर्द को ही हर लिया इसने तो। तुम बोल सकते हो। तुम कोई साधारण पक्षी नहीं हो। डरो मत विक्रम, मैं देवलोक का काल हंस हूँ। एक भूल के कारण मुझे पृथ्वी पर रहने का श्राप मिला है। मेरे ये पंख तुम्हें काले दिख रहे हैं, लेकिन ये साधारण नहीं, ये जादुई पंख हैं। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं रहने दूंगा। नहीं माते, या देव, जो भी आप हैं, मैंने तो सिर्फ एक घायल जीव की मदद की है। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी यही निस्पृहता मुझे भा गई। सुनो, जब भी तुम्हें जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े, तुम मेरी इस झील पर आना और अपनी बांसुरी पर भैरवी राग बजाना। मैं प्रकट हो जाऊंगा। मेरे शरीर से गिरा एक भी काला पंख अगर तुम किसी भी कोरे कागज या कपड़े पर छुओगे, तो वो शुद्ध सोने में बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अत्यंत आवश्यकता में करना, लालच के लिए नहीं। हंस अपने पंख फड़फड़ाता है और आसमान में उड़ जाता है। विक्रम मंत्रमुग्ध होकर देखता रहता है। समय का चक्र घूमा। विक्रम ने उस जादुई पंख के बारे में किसी को नहीं बताया। वो अपनी सूखी रोटी में ही खुश था। लेकिन रूपनगर के राज्य में एक भयानक अकाल पड़ा। फसलें सूख गई। लोग दाने दाने को तरसने लगे। मगर राजा भद्र प्रताप को अपनी प्रजा के दुख से कोई सरोकार नहीं था। उसे तो बस अपने खजाने भरने की ही चिंता थी। मंत्री जी, इस बार के अकाल के बहाने लोग लगान देने से बच रहे हैं। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। जो किसान लगान न दे, उसकी जमीन जब्त कर लो और उसके घर के मवेशी उठा लाओ। महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन प्रजा में विद्रोह की आग सुलग रही है, विशेषकर वो बांसुरी वादक विक्रम। अरे, वो लोगों को इकट्ठा करके आपकी क्रूरता के खिलाफ गाने सुनाता है। लोग उसे अपना मसीहा मानने लगे हैं महाराज। क्या एक अदना सा भिखारी मेरी सल्तनत को चुनौती देगा? सैनिकों, अभी जाओ और उस विक्रम को घसीटते हुए मेरे सामने पेश करो। सैनिक दौड़ते हैं। थोड़ी देर में सैनिक विक्रम को जंजीरों में जकड़ कर लाते हैं। विक्रम का सिर झुका हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं है। अच्छा, तो तुम हो विक्रम। सुना है तुम्हारी बांसुरी में बड़ा दम है, लेकिन इस दरबार में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। तुमने प्रजा को भड़काया है, इसकी सजा जानते हो? मौत। महाराज, मैंने किसी को नहीं भड़काया। मैंने सिर्फ भूखे पेट, तड़पते बच्चों की चीख को अपनी धुन में ढाला है। राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना होता है, उनका निवाला छीनना नहीं।
खामोश गुस्ताख, महाराज के सामने जुबान चलाता है। अरे रुकिए मंत्री जी, इसकी कला का इम्तिहान हम लेते हैं। विक्रम, अगर तुम सच में अपनी प्रजा से इतना प्यार करते हो तो कल सुबह तक मुझे 10,000 सोने की मुद्राएं ला कर दो, ताकि मैं इस साल का लगान माफ कर सकूं। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए ना, तो कल दोपहर को पूरे गांव के सामने तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सैनिकों, इसे रात भर के लिए काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी की उस सर्द रात में विक्रम के पास दो ही रास्ते थे। या तो वो अपनी मौत का इंतजार करे या फिर उस जादुई काल हंस को याद करे। लेकिन विक्रम को अपनी जान की कोई फिक्र नहीं थी। उसे तो चिंता थी उन हजारों निर्दोष ग्रामीणों की जिनका घर राजा उजाड़ने वाला था। और आखिरकार उसने बांसुरी होठों से लगाई। विक्रम बांसुरी पर एक अत्यंत करुणामयी और तीव्र भैरवी राग बजाने लगता है। धुन इतनी गहरी है कि जेल की दीवारें भी कांपने लगती है। अचानक खिड़की से तेज नीली रोशनी आती है और काल हंस प्रकट होता है। काल कोठरी के ताले अपने आप टूट जाते हैं। विक्रम, मैंने तुम्हारी बांसुरी की तड़प को देवलोक में भी सुन लिया। बोलो, तुम पर क्या विपत्ति आ गई? देव, मुझे क्षमा करे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन राजा भद्र प्रताप कल सुबह पूरे गांव को तबाह कर देगा अगर उसे 10,000 सोने की मुद्राएं नहीं मिली। कृपया इस निर्दोष प्रजा की रक्षा करें। तुम्हारी करुणा ने आज फिर साबित कर दिया कि तुम इस वरदान के योग्य हो। लो, मेरे इस दाहिने पंख से गिरे 5 काले पंखों को स्वीकार करो। हंस अपना पंख फड़फड़ाता है और 5 बड़े कोयले जैसे काले और चमकीले पंख नीचे गिरते हैं। विक्रम उन्हें उठा लेता है। इन पंखों को ले जाओ। जब तुम इन्हें किसी सूखी लकड़ी या लोहे पर छुओगे तो वो तुरंत सोने में बदल जाएगा। तुम्हारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना विक्रम, राजा भद्र प्रताप एक लालची भेड़िया है। जब वो ये जादू देखेगा तो वो तुम्हारे पीछे पड़ेगा। उस समय संयम मत खोना। मैं आपकी चेतावनी याद रखूंगा प्रभु। और हंस गायब हो जाता है। विक्रम जेल की लोहों की सलाखों को एक पंख से छूता है और देखते ही देखते वो सलाखें शुद्ध सोने में बदल जाती हैं। विक्रम हैरान रह जाता है। अगली सुबह राज दरबार में राजा भद्र प्रताप और मंत्री चतुरसेन विक्रम के आने का इंतजार कर रहे हैं। दरबारी हंस रहे हैं कि एक भिखारी कहाँ से सोना लाएगा। और तभी विक्रम प्रवेश करता है। उसके पीछे 2 मजदूर भारी बोरियां उठाकर ला रहे हैं। महाराज, आपकी शर्त के अनुसार ये रही 10,000 सोने की मुद्राएं। अब कृपया करके मेरे गांव वालों का लगान माफ कीजिए और उन्हें मुक्त कीजिए। सैनिक बोरियां खोलते हैं। पूरा दरबार सोने की मुद्राओं की चमक से चौंधिया जाता है। राजा और मंत्री की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, यह तो असली सोना है, बिल्कुल शुद्ध। ए विक्रम, झूठ बोल रहे हो ना तुम। एक रात में इतना सोना कहाँ से लाया रे? तुमने किस राज्य का खजाना लूटा है? सच बताओ, वरना अभी तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। महाराज, ये किसी की चोरी का धन नहीं है। ये एक ईश्वरीय चमत्कार है जो मुझे प्रजा की जान बचाने के लिए मिला है। महाराज, दाल में कुछ काला लगता है। कल रात सेनापति ने बताया कि विक्रम की कोठरी की सलाखें सोने की हो गई थी। इसके पास जरूर कोई जादुई वस्तु है। अगर हम वो वस्तु छीन लें तो आप तो पूरी दुनिया के सबसे अमीर सम्राट बन जाएंगे महाराज। सैनिकों, विक्रम की तलाशी लो। इसके पास जो कुछ भी है वो छीन लो। 4 सैनिक विक्रम पर टूट पड़ते हैं। विक्रम खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसकी धोती की कतरन से बंधे बाकी 4 काले पंख ढूंढ निकालते हैं। वो पंख राजा के हाथ में दे दिए जाते हैं। ये क्या है? काले हंस के पंख? क्या मजाक है? इन गंदे पंखों से सोना बनता है। महाराज, अनर्थ मत कीजिए महाराज। वे पंख देवलोक के हैं, उन्हें वापस कर दीजिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
उनका लालच मत कीजिए महाराज। अच्छा, तो यही है वो जादू। मंत्री जी, जरा वो लोहे का खाली बर्तन तो लाना। मंत्री लोहे का बर्तन लाता है। राजा एक काले पंख को उस बर्तन से छूता है और एक जोरदार धमाका होता है। वो बर्तन पलक झपकते ही सोने के चमचमाते घड़े में बदल जाता है। पूरा महाराज दरबार की महाराज की जय जय हो, हो के नारे से गूंज महाराज उठता की है। जय हो, महाराज। अरे मिल गया, मुझे कुबेर का खजाना मिल गया। लेकिन सिर्फ 4 पंख नहीं, मुझे पूरा हंस चाहिए। मुझे रोज सोने की नदियां बहानी है। अरे बोल भिखारी, ये हंस कहाँ रहता है? अगर नहीं बताया तो तेरे सामने मैं पूरे गांव को जिंदा जला दूंगा, समझा? महाराज, वो नीलमणि झील पर रहता है, लेकिन वो साधारण पक्षी नहीं है। मत जाओ वहां महाराज, वरना तबाही आ जाएगी। तब भाई मेरी दासी है। सैनिकों, सैनिकों सेना तैयार करो। आज हम उस जादुई काल हंस को बंदी बनाने नीलमणि झील जाएंगे। नीलमणि झील का किनारा और रात का समय। पानी नीला चमक रहा है। राजा भद्र प्रताप, मंत्री चतुरसेन और सैकड़ों सैनिक हथियारों और जालों के साथ खड़े हैं। विक्रम को बांधकर एक पेड़ से लटकाया गया। कहाँ है वो काल हंस? विक्रम, अपनी बांसुरी बजा और उसे बुला, वरना ये तेरा आखिरी क्षण होगा। मुझे क्षमा करना, मैं इस पापी राजा को नहीं रोक पाया। विक्रम बंधे हुए हाथों से ही जैसे तैसे बांसुरी बजाता है। और इस बार धुन में एक चेतावनी है, एक खतरा है। अचानक झील का पानी उबलने लगता है। आसमान का रंग पूरी तरह काला हो जाता है। एक विशाल गर्जना के साथ काल हंस प्रकट होता है। इस बार उसका आकार पहले से 10 गुना बड़ा है और उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे हैं। आ गया, वही है सैनिकों, जाल फेंको, पकड़ लो इसे जिंदा, इसके सारे पंख उखाड़ लो। सैनिक डरते डरते आगे बढ़ते हैं और हंस पर लोहे का बड़ा सा जाल फेंकते हैं। जैसे ही जाल हंस के शरीर को छूता है, काल हंस एक भयानक हुंकार भरता है। मूर्ख मानव, तूने देवलोक की शक्तियों को बंदी बनाने का दुसाहस किया। विक्रम की दया के कारण मैंने तुम्हें धन दिया था, लेकिन तेरे लालच ने आज तेरी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। हंस अपने विशाल काले पंखों को जोर जोर से फड़फड़ाता है। हवा का एक ऐसा तूफान उठता है कि सैनिक तिनकों की तरह उड़ने लगते हैं। राजा के हाथ में जो 4 जादुई पंख थे, वो अचानक जलते हुए कोयले में बदल जाते हैं। मेरा हाथ, अरे मेरा सोना, अरे मंत्री जी रक्षा करो। महाराज, ये हंस नहीं, ये तो साक्षात यमराज है। अरे भागो। अब कोई नहीं बचेगा। जो प्रकृति का शोषण करता है, प्रकृति उसका नामो निशान मिटा देती है। मेरा ये आखिरी काला पंख अब तुम्हारी चिता की आग बनेगा। हंस अपने शरीर से एक बड़ा काला पंख हवा में छोड़ता है। वो पंख हवा में तैरते हुए सीधे राजा भद्र प्रताप और मंत्री चतुरसेन के ऊपर गिरता है। जैसे ही वो पंख उन्हें छूता है, वो दोनों सोने के बेजान जमी हुई मूर्तियों में बदल जाते हैं। निर्जीव, ठंडी और काली सोने की मूर्तियां। उनकी सेना डरकर वहां से भाग जाती है। तूफान शांत हो जाता है। आसमान फिर से साफ हो जाता है। काल हंस अपने खुर से विक्रम के बंधन को काट देता है। प्रभु, ये कैसा न्याय है? राजा के पाप की सजा इतनी भयानक। ये नियति है विक्रम। सोना केवल एक धातु है, लेकिन जब वो इंसान के मन पर हावी हो जाता है, तो इंसान को पत्थर और बेजान बना देता है। देखो, तुम्हारा राजा अब हमेशा के लिए सोने का बन चुका है, लेकिन क्या अब वो सांस ले सकता है?
क्या वो इस सोने को खा सकता है? नहीं। अब इस राज्य का क्या होगा प्रभु? तुम इस राज्य के नए मार्गदर्शक बनोगे विक्रम। अपनी बांसुरी की धुन से लोगों के दिलों में फिर से संतोष और प्रेम का बीज बो। अब मेरा पृथ्वी पर समय समाप्त हुआ। मेरा श्राप कट चुका है विक्रम। कालहंस जैसे ही उड़ने के लिए तैयार होता है, उसके सारे काले पंख धीरे धीरे बर्फ की तरह सफेद और चमकदार हो जाते हैं। अब वो एक दिव्य श्वेत हंस बन चुका है। वो आसमान में उड़ जाता है। रूपनगर को उसका नया राजा नहीं, बल्कि एक सच्चा सेवक मिला।